हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 2 में देखे शुरू करते हैं उत्तक से। चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्त, अच्छा लगे तो वीडियो हम लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। चलिए शुरू करते हैं, उत्तक से शुरू करते हैं दोस्त। ये पार्ट 2 वीडियो है, आपने वीडियो 1 पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखें दोस्त। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह जो समान कार्य करता है उत्तक कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी यानी औतकी औतकी में किसका अध्ययन किया जाता है तो उत्तक का अध्ययन किया जाता है। उत्तक शब्द कौन दिया तो विचेट ने दिया था। उत्तक शब्द कौन दिया तो विचेट ने दिया था। उत्तक का जनक फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्फियो मार्कोलॉजी। उत्तक उत्तक दो प्रकार का होता है, एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। चलिए पादप उत्तक से शुरू करते हैं। पहला उत्तक विभोजितकीय उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। विभोजितकीय मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा अस्थायी उत्तक मतलब परमानेंट टिश्यू। बीजभोजकीय उत्तक में मेरिस्मेटिक टिश्यू में कौन कौन आता है तो इसमें आवश्यक उत्तक कहा जाता है। इसे इनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उसे विभोजकीय उत्तक कहा जाता है। विभोजकीय उत्तक जब विभाजन की क्षमता देता है तो सरल अस्थायी उत्तक बन जाता है, मतलब अस्थायी उत्तक बन जाता है यानी परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का निर्माण कैसे होता है तो विभोजकीय उत्तक जब विभाजन की क्षमता खो देता है तो परमानेंट टिश्यू हो जाता है। विभोजकीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? शीर्षात विभोजकीय उत्तक, पार्श्व विभोजकीय उत्तक, अंतर्वेशी विभोजकीय उत्तक। यानी शीर्षात का एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू और पार्श्व विभोजकीय उत्तक को लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अंतर्वेशी विभोजकीय उत्तक को इनकैविटेटिव मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। चलिए पहला देखते हैं शीर्ष विभोजकीय उत्तक, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। शीर्ष विभोजकीय उत्तक एक प्राथमिक उत्तक है। पूछेगा प्लांट टिश्यू में प्राथमिक उत्तक उत्तक कौन है तो शीर्षक विभोजकीय उत्तक एक प्राथमिक उत्तक है। इसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाना है। यह हमेशा पेड़ पौधे के जड़ तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है। शीर्षक विभोजकीय उत्तक कहाँ पाया जाता है तो पेड़ पौधे के जड़ तना वाले भाग में पाया जाता है शीर्षक विभोजकीय उत्तक। पेड़ पौधे के जड़ तना की लंबाई बढ़ाने में शीर्षक विभोजकीय उत्तक जिम्मेवार होता है। जड़ और तना में बढ़ाने में कौन जिम्मेवार होता है तो शीर्षक विभोजकीय उत्तक जिम्मेवार होता है। दूसरा पार्श्व विभोजकीय उत्तक देखते हैं दोस्त। पार्श्व विभोजकीय उत्तक यानी लेटरस मेरिस्मेटिक टिश्यू देखते हैं। यह द्वितीय उत्तक सेकेंडरी टिश्यू है। सेकेंडरी टिश्यू कौन है तो पार्श्व विभोजकीय उत्तक। यह पेड़ पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है। मोटाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है तो पार्श्व विभोजकीय उत्तक यानी लेटरल मोटा। चलिए यह पेड़ पौधे के जड़ तना एवं रिंग बलय के लिए जिम्मेवार होता है पार्श्व विभोजकीय उत्तक। इनमें कैम्बियम कहा जाता है। बलय को क्या कहा जाता है तो कैम्बियम कहा जाता है। नोट पेड़ पौधे की आयु इसके तने में मौजूद बलयों छल्ले को गिनकर किया जाता है। पेड़ पौधे की आयु कैसे ज्ञात किया जाता है तो छल्ले को गिनकर। तीसरा देखते हैं अंतर्वेशीय उत्तक, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। यह उत्तक पौधे के नोड एवं इंटरनोड में पाया जाता है। अंतर्वेशीय उत्तक पौधे के पुष्प वृंत पर्णवृंत के पत्ती के तल में अंतर्वेशी विभोजकीय उत्तक पाया जाता है। यह भी एक प्राथमिक उत्तक है। अब देखते हैं अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू। शुरू करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? सरल अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल अस्थायी उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू जब समान प्रकार की कोशिकाएं मिलती है तो सरल अस्थायी उत्तक बनता है। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा इसी को कहते हैं मृदु उत्तक, दूसरा कॉलेनकाइमा इसी को कहते हैं स्थूल कोण उत्तक और तीसरा स्केलेनकाइमा इसका दृढ़ उत्तक कहते हैं। पैरेनकाइमा मृदु उत्तक, कॉलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक और स्केलेनकाइमा मृदु उत्तक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त। चलिए आगे देखते हैं पैरेनकाइमा यानी मृदु उत्तक। यह सबसे मुलायम सॉफ्ट होता है। कौन सॉफ्ट होता है तो पैरेनकाइमा। यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, यानी पैरेनकाइमा किसका बना होता है तो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। मृदु मतलब मुलायम होता है एकदम, मृदु भी ना बोलते हैं दोस्त, मृदु है तो मुलायम है। यह सबसे मुलायम होता है। पैरेनकाइमा क्या होता है? मुलायम होता है। यह जीवित कोशिका का बना होता है पैरेनकाइमा। इसमें सबसे अधिक अंतर्वेशी कोशिकीय स्थान पाया जाता है पैरेनकाइमा में। इसकी कोशिका सबसे ढीली होती है। पैरेनकाइमा की कोशिका क्या होती है तो सबसे ढीली होती है।
इसकी कोशिका भी तो सेलुलोज की बनी होती है। पैरेन्काइमा की कोशिका भी किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। यह भोजन संचय का भी कार्य करता है। भोजन संचय का कार्य कौन करता है? तो पैरेन्काइमा। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन का निर्माण होता है पैरेन्काइमा में। यह रिजर्व फूड जमा होता है स्टार्च के रूप में। पूछेगा पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। इसमें उत्सर्जी अंग भी पाया जाता है। उत्सर्जी अंग भी पाया जाता है इसमें पैरेन्काइमा में, यानी मृदु ऊतक में। अब इसका आगे नोट में देखते हैं। वैसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और दूसरा देखते हैं, वैसा पैरेन्काइमा जिसमें हवा भरा होता है उसे एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा सामान्यतः जलीय पौधे में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को जलीय प्लावन में सहायता करता है पैरेन्काइमा, यानी एरेन्काइमा जो हवा वाला होता है ये जलीय पौधे को तैरने में सहायक करता है। दूसरा कॉलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक देखते हैं। सबसे लंबा ऊतक कौन होता है? तो स्थूल कोण ऊतक होता है। यह जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। कॉलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक क्या होता है? तो जीवित कोशिकाओं की बनी होती है। यह पौधे की सहारा एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है कॉलेनकाइमा। यह लचीलापन प्रदान करता है कॉलेनकाइमा। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्त। चलिए, इसमें पैरेन्काइमा से कम एक अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। पैरेन्काइमा में से कम अंतरकोशीय स्थान, सबसे ज़्यादा अंतरकोशीय स्थान किस में पाया जाता है? तो पैरेन्काइमा में। और उससे कम पाया जाता है तो एरेन्काइमा में। यह लचीलापन प्रदान करता है एरेन्काइमा। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज पेप्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पेप्टिन की बनी होती है। पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कॉलेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेप्टिन दोनों की बनी होती है। इसी के कारण इसमें मोटाई पाई जाती है। यह कोनों पर पाया जाता है। कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? तो कोने पर पाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा, यानी दृढ़ ऊतक। दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ होते हैं एकदम मजबूत। इसमें नारियल का रेशा, अखरोट का आवरण, इसे दृढ़ से ही आप समझ गए होंगे दोस्त हम क्या कहना चाह रहे हैं। स्केल यानी स्केल लगा के मजबूत देना, इसका ट्रिक से याद रखेगा। तो जैसे ये सब इतना जटिल चीज़ें जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे हम लोग। दृढ़ मतलब मजबूत होता है, और स्केल यानी स्केलन है ना, तो हम लोग स्केल इससे याद रखेंगे। स्केलन का यानी मजबूती, दृढ़ ऊतक। यह मृदु ऊतक की बनी होती है। वो दोनों पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जीवित होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? तो मृत होता है। स्क्लेरेन्काइमा इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इसकी कोशिका भी तो सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। यह सीमेंट जैसा कार्य करता है लिग्निन। यह मजबूती एवं आंतरिक सहायता प्रदान करता है। देखिए, स्केल यानी मजबूती एवं आंतरिक सहायता कौन प्रदान करता है? तो स्क्लेरेन्काइमा प्रदान करता है। दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो गो आता है दोस्त। जाइलम यानी इसको दारू भी कहते हैं, फ्लोएम इसको वास्ट कहते हैं। जाइलम के बारे में देख लेते हैं और फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। चलिए, जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम यानी दारू करता है, जाइलम। यह मृदु कोशिका का बना होता है जाइलम। जल का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है, यानी हमेशा ऊपर की ओर होता है जाइलम में। जल पूछेगा जाइलम कैसा है? तो जाइलम एक दिशीय है। इसको स्टेटमेंट में देगा दोस्त। अब देखते हैं फ्लोएम। यह खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है, फ्लोएम। जाइलम मृत कोशिकाओं का बना होता है, फ्लोएम जीवित कोशिकाओं का बना होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन एक दो दिशा में होता है, ऊपर नीचे यानी दोनों। अब देखते हैं दोस्त जाइलम के प्रकार। जाइलम 4 प्रकार के होते हैं, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा। यह थोड़ा जीवित कोशिका पाया जाता है, एवं जाइलम तंतु। देखिए, पूछेगा जाइलम में वह कौन सा है जो जीवित होता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होता है। याद रखेंगे दोस्त। देगा आप 4 ऑप्शन देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा। पूछेगा इनमें से कौन जीवित है? जीवित जाइलम है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है जो जीवित है। अब फ्लोएम में देखते हैं। चालनी पहला हो गया, दूसरा सहचर या साथ ही इसी को कहते हैं फ्लोएम तंतु और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जाइलम तो मृत था दोस्त, और उसमें एकमात्र जाइलम पैरेन्काइमा जो थोड़ा जीवित था। लेकिन फ्लोएम में सब जीवित होता है। चालनी भी जीवित होता है, चालनी सहचर भी जीवित होता है, फ्लोएम और पैरेन्काइमा भी जीवित होता है। लेकिन फ्लोएम तंतु मृत होता है, लगभग मृत अवस्था में होता है। तो इसमें दोनों देता है दोस्त, इसमें कौन जीवित है, इसमें कौन मृत है। तो फ्लोएम तंतु क्या है? तो मृत है। पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोन, रेजिन, टेनिन, लैक्टेस, सभी उत्सर्जित पदार्थ पुराने जाइलम में जमा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
जंतु ऊतक देख लेते हैं। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। उपकला एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक के मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, और संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उपकला ऊतक पहला देखते हैं। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम ऊतक शरीर के किसी भी अंग की बाहरी परत और आंतरिक परत उपकला ऊतक के का बना होता है। शरीर का आंतरिक परत और बाहरी परत किसके बना होता है? तो उपकला ऊतक का बना होता है। त्वचा का बाहरी परत उपकला ऊतक का बना होता है। त्वचा का बाहरी परत किससे बना है? तो उपकला ऊतक का बना होता है। शरीर के खुले सतह पर उपकला ऊतक पाया जाता है और यह सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर के बाहरी सतह यानी खुले सतह पर क्या पाया जाता है? तो उपकला ऊतक पाया जाता है, एपिथेलियम ऊतक। और यह क्या प्रदान करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है। चेहरियों पर झुर्री लगना उपकला ऊतक के कारण होता है। सुंदरता प्रदान करना उपकला ऊतक के कारण होता है। ठंड से बचाना उपकला ऊतक के कारण होता है। उपकला ऊतक चोट से भी बचाता है, यानी शरीर का बाहरी त्वचा। त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के बीच वसमय ऊतक एडिपोज ऊतक पाया जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में चमड़ा बोलते हैं दोस्त, नीचे वाला ऊपरी परत को वसमय ऊतक होता है, उसमें एडिपोज ऊतक इसे कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्त, ताकि मोटिवेशन मिले। अगर कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और आप वो लोग को क्या कौन सा वीडियो कौन सा चैप्टर का चाहिए कमेंट करिए, हम उसका दे देंगे, उपलब्ध करवा देंगे दोस्त। चलिए, यह भी झुर्री भरने में सहायक होता है। एडिपोज ऊतक है, यह झुर्री भरने में सहायक होता है। यह भी सुंदरता प्रदान करता है, यानी इसी को वसमय ऊतक भी कहते हैं। ठंड एवं चोट से कौन बचाता है? वसमय ऊतक। यह संयोजी ऊतक है। वसमय ऊतक क्या है? तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऊँट के कुबड़ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो वसमय ऊतक पाया जाता है। देखते हैं उपकला एपिथेलियम ऊतक। सरल सेल की उपकला ऊतक, अस्तरित उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक। देखते हैं एक सरली सेल कला ऊतक के बारे में जानते हैं दोस्त। शरीर के जिस अंग पर संकुचन एवं शीतलन होता है उसे सरल सेल की उपकला ऊतक पाया जाता है। यानी शरीर के जिस अंग पर संकुचन एवं शीतलन होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो सरल सेल की उपकला ऊतक पाया जाता है। रक्त वाहिनियों की दीवार में यह ऊतक पाया जाता है। फेफड़े के वायु कोष यानी एल्वेओलाई में कौन सा ऊतक पाया जाता है? पूछेगा दोस्त कि फेफड़े के वायु कोष यानी एल्वेओलाई में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? ये चार ऑप्शन देगा। सरली सेल कला ऊतक, अस्तरित कला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला ऊतक। कौन सा होगा? तो सरली सेल कला ऊतक होगा। ग्रास नली में भी पाया जाता है सरली सेल कला ऊतक। मुंह के परत में भी पाया जाता है सरल सेल कली ऊतक। इसकी कोशिका चपटी होती है। सरल सेल कली ऊतक की कोशिका कैसी होती है? तो चपटक होती है। इसका केंद्रक भी चपटा होता है। यह काफ़ी पतला और मुलायम होता है। भोजन के दौरान ग्रास नली फैलना एवं सिकुड़ना क्या कहलाता है? क्रमांकुंचन कहलाता है। दूसरा देखते हैं अस्तरित उपकला ऊतक। ये ऊतक कई स्तरों के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह त्वचा में भी पाया जाता है स्तरित उपकला ऊतक। इसका मुख्य कार्य सकर्मक एवं घर्षण से बचाना। पूछेगा कि शरीर के वह कौन सा ऊतक है जो घर्षण एवं सकर्मक से बचाता है? तो स्तरित उपकला ऊतक। यह चोट घाव से रक्षा करता है। स्तरित उपकला ऊतक यह सरल सेल की उपकला ऊतक के ठीक नीचे पाया जाता है। स्तरित उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो सरल सेल की उपकला ऊतक के नीचे पाया जाता है स्तरित उपकला ऊतक। चलिए देखते हैं घनाकार ऊतक। शरीर के जिस अंग से स्त्रावन, अवशोषण, उत्सर्जन यह ऊतक में होता है, ये पकड़ा जाता है। ऐसे ही पकड़ा जाएगा दोस्त। जिसमें कुछ निकलेगा यानी सिक्रेशन होगा, अवशोषण होगा, अवसर्जन होगा, उससे घनाकार ऊतक होगा। जैसे लार से हम लोग निकलता है लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि में कौन ऊतक होगा? तो घनाकार ऊतक। क्यों? क्योंकि उससे कुछ निकलता है। किडनी वृक्क की दीवार, इसमें भी कौन ऊतक होगा? तो घनाकार ऊतक। घनाकार यानी क्वाइल। घनाकार ऊतक में है जो अवशोषण होगा, स्त्रावन होगा, उत्सर्जन होगा, इस घनाकार ऊतक से होगा। थायराइड ग्रंथि, सफेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि में पाया जाता है घनाकार उपकला ऊतक। अंडाशय की दीवार में भी घनाकार उपकला ऊतक का बना होता है। वृषण में भी यह पाया जाता है। कौन सा वृषण में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो घनाकार उपकला ऊतक। क्यों? क्योंकि वृषण से कुछ न कुछ निकलता है। तो आगे देखते हैं स्तंभाकार उपकला ऊतक। इन ऊतक की कोशिकाएं बेलनाकार, स्तंभाकार एवं लंबी होती है। जिस अंश में रोम पाया जाता है यह ऊतक पाया जाता है स्तंभाकार ऊतक।
छोटी आंत की दीवार स्तंभाकार उत्तक का बना होता है। अमाशय की दीवार स्तंभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए जय हिंद।